नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता उसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा। हम इस वीडियो में संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे, साथ में प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है वो भी यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किसी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं, उसे चार्ज देते हैं, तो चार्ज देने में जो भी काम करना पड़ता है वही दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसका व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि जैसे किसी संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती हैं और उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ही इस प्लेट को हम आवेश देते हैं तो इस प्लेट को जो आवेश देते हैं उतना का उतना ही आवेश उसके पास रखी दूसरी प्लेट के ऊपर प्रेरित हो जाता है। ये जो आवेश मैंने दिखाया है बाहर की ओर दिखाया, एक्चुअल में ये जो आवेश है दोनों प्लेटों के आंतरिक भागों में ऐसे दिखा सकते हैं इस तरीके से कि जैसे इस प्लेट को हमने आवेश दिया, ये ग्राउंड से जुड़ी हुई है, तो इसके इस प्लेट के ऊपर आंतरिक भाग में आवेश प्रेरित होगा और जो बाहर वाला पृष्ठ है उस पर जो प्रेरित आवेश है वो ग्राउंड में चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता उसका एक टॉपिक लेकर चलेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि संधारित्र के अंदर दो समांतर आवेशित प्लेटें होती हैं जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश मौजूद होता है। अब दोनों प्लेटों के मध्य एक ऊर्जा संचित हो जाती है जिसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं और उस विद्युत ऊर्जा का ही व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। हम आप लोगों को पहले बता दें कि जैसे किसी चालक प्लेट को आवेशित किया जा रहा है तो ये यहां पर हमारे पास में एक चालक प्लेट है, इस पर पहले से कोई आवेश नहीं है, तो इस आवेश प्लस को लेकर आने में जो किया गया कार्य है वही इस चालक के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब दूसरा, जब आवेश हम यहां से लाएंगे तो ये धनावेश है, ये धनावेश है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ऐसे जैसे जैसे इस प्लेट के ऊपर आवेश लेकर आएंगे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा और जो काम करना पड़ता है वही इस चालक के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी संधारित्र के अंदर भी ठीक उसी प्रकार से ही संधारित्र में एक्चुअल में होता क्या है, संधारित्र के सिद्धांत में हमने देखा था कि एक इस तरीके से चालक प्लेट होती है, एक ऐसे दूसरी चालक प्लेट होती है, इसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो शून्य विभव पर होता है। क्लियर। अब यदि हम इस चालक प्लेट को आवेश दें तो देखिए क्या होगा। इस चालक प्लेट को जैसे ही हमने आवेश दिया तो इसके पास में रखी दूसरी प्लेट के आंतरिक सिरे के ऊपर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और बाहरी सिरे के ऊपर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। और जो बाहरी पृष्ठ वाला धनावेश है वो हम जानते हैं जमीन में चला जाएगा, भू संपर्कित होने के कारण से ग्राउंड में चला जाएगा। यहां पर जब हम इस प्लेट को जैसे जैसे आवेश देंगे तो हमें इस धनावेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। अब जैसे हम कोई आवेश लेकर आएंगे, यहां पर लेकर आएंगे तो ये पहले से आवेश मौजूद है, तो इस धनावेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे जितना काम करना पड़ता है वही इन प्लेटों के मध्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये धनावेश यहां पर हम लेकर आए तो लाने में हमें काम करना पड़ा, उसके प्रभाव में इसके ऊपर इस पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है और इस पृष्ठ के ऊपर धनावेश प्रेरित हो जाता है। और ये जो धनावेश है वो हम ये जानते हैं कि भू संपर्कित भाग भू संपर्कण से जुड़े होने के कारण से
ग्राउंड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ये जो धनावेश है वो भूमि में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस तरीके से किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य ये जो क्षेत्र है यहां पर विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का यहां पर संग्रहित हो जाती, इकट्ठी हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो किसी एक चालक प्लेट को आवेशित करने में हमें काम ज्ञात करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ता है वो हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम इसको आवेश दे रहे हैं और हम क्या करेंगे कि इसको आवेश पहले से इसके ऊपर मौजूद है, फिर हम एक अल्पांश आवेश और देंगे। तो अल्पांश आवेश देने पर जो भी काम करना पड़ता है वह काम हम याद कर लेंगे। फिर हम टोटल जो आवेश है उसको देने में किया गया कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे। जैसे हम मान लें कि किसी समय पर इस प्लेट का जो विभव है, इस प्लेट का जो विभव है वो तो है V। विभव कितना है? V। और इसे हम दे रहे हैं dq आवेश दिया जा रहा है। प्लेट को कितना आवेश दिया जा रहा है? dq। तो V विभव वाली धनावेशित प्लेट को dq आवेश देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। पहले छोटा सा अल्पांश आवेश देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे, फिर हम ज्ञात कर लेंगे कि भाई इस प्लेट को हम क्यों आवेश दे रहे हैं। पहले इस पर आवेश था 0 और 0 से हम कितना आवेश देंगे, इसको टोटल मिलाकर क्यों आवेश देंगे तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास में एक प्लेट है और इस प्लेट को हम संधारित्र की प्लेट है, आवेशित करने में जो भी काम करना पड़ता है वही संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम पहले एक अल्पांश आवेश देकर कार्य ज्ञात कर लेंगे, फिर टोटल आवेश देने में किया गया कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे और उसी कार्य को हम ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर कि माना संधारित्र की प्लेट का विभव, संधारित्र की जो प्लेट है, प्लेट का विभव V है, इसे dq आवेश देने में किया गया कार्य, आवेश देने में किया गया कार्य, dq आवेश देने में किया गया कार्य। तो देखिए दोस्तों dq आवेश देने में किया गया कार्य हम ये जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है? V इंटू Q। V इंटू Q या Q इंटू V होता है। Q V कार्य का मान होता है। तो यहां पर आवेश हम दे रहे हैं थोड़ा सा, छोटा सा, तो कार्य भी होगा छोटा सा ही। कार्य भी क्या होगा? छोटा सा ही होगा। तो कार्य को हम अल्पांश की फॉर्म में पुट कर देंगे। आवेश हमारे पास विभव है V, आवेश हम दे रहे हैं dq। तो ये तो dq आवेश देने में किया गया कार्य आ चुका, dw बराबर v इंटू dq। देखिए दोस्तों मैंने इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, कार्य बराबर होता है q इंटू v। तो यहां पर आप आवेश दे रहे हैं छोटा सा dq, तो कार्य भी क्या होगा? छोटा सा ही होगा। तो दोस्तों ये आ चुका है dq आवेश देने में किया गया कार्य। अब हम यहां पर देखने वाले हैं संधारित्र की प्लेट को, या संधारित्र ही कह देता हूं मैं, संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से लेकर Q तक हम आवेश दे रहे हैं V dq। ये हमारे पास में आ चुका है। दोस्तों हम एक रिलेशन जानते हैं Q और V के मध्य। देखिए क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं Q बराबर होता है C इंटू V। देन यहां से हम V इक्वल टू Q अपॉन में C पुट कर सकते हैं।
तो इस v की वैल्यू में q बट्टे में c पुट कर दूंगा और ये जो कार्य है इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया w, क्योंकि dw मतलब यहां पर एक है, एक का इंटीग्रेशन है, w को रेस्पेक्ट करेंगे तो w आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर v की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में q बट्टे में c dq। ये जो c है वो है धारिता, c क्या है हमारे पास में धारिता है, तो ये है कांस्टेंट, इसको हम ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन से इसको बाहर पुट कर देंगे तो w इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है 1/c 0 से लेकर q तक q dq आ चुका है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे इस q को हम इंटीग्रेट करेंगे यहां पर, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए अक्स की घात n का इंटीग्रेशन क्या होता है, अक्स की घात n का होता है अक्स की घात n+1 अपॉन n+1+c, अक्स की घात n+1 अपॉन n+1+c होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, w इज इक्वल टू 1/c और यहां से q की घात 1 है तो 1+1 बट्टे में भी 1+1, क्योंकि जो भी घात है उसमें 1 जोड़ दीजिए, बट्टे में भी 1+ जोड़कर लिख दीजिए। तो ये हमारे पास में आ चुका इसका इंटीग्रेशन दोस्तों। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/c, ये आ गया है q²/2, लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, देखिए ये 2 में यहां पर ले लेता हूं बाहर, अपर लिमिट पुट करेंगे q के स्थान पर q तो q² माइनस में 0, देन ये आ गया हमारे पास में q²/2c, q²/2c के इक्वल आ चुका है। और यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो w इज इक्वल टू आ चुका है q²/2c और इसको हम ऊर्जा की इक्वल जब हम पुट कर देंगे तो ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया q²/2c, ये आ चुका है दोस्तों, ये फॉर्मूला आ चुका है। तो ये है दोस्तों किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का व्यंजक, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस ऊर्जा को हम अन्य फॉर्म में भी पुट करेंगे। ये जो ऊर्जा संचित होती है वो संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य संचित होती है। संधारित्र में 2 प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के बीच में जो आयतन मौजूद होता है वहां ये ऊर्जा संचित होती है। पहले मैं इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में पुट कर देता हूं। हमारे पास में संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित जो ऊर्जा है उसका व्यंजक आ चुका है q²/2c, q²/2c के इक्वल आ चुका है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा ये आ चुका u = q²/2c। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में पुट करेंगे। हम जानते हैं q बराबर क्या होता है c × v। तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये एक फॉर्मूला आ चुका ऊर्जा का। अब दूसरा फॉर्मूला दूसरे फॉर्म में हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो एक q की जगह में देखिए q/2c, ये तो एचडी रखा, एक जो q² है उसमें से एक q की जगह मैंने लिख दिया c × v, c से c कैंसिल हो गया, u = हमारे पास में आ गया 1/2 qv। तो ये आ गया दूसरी फॉर्म में। ये तो था q और c की फॉर्म में और ये है q और v की फॉर्म में। अब हम फिर से जैसे मान लीजिए कि यहां पर दोनों ही q के स्थान पर c × v पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में u = 1/2c, q की जगह हम रख देते हैं c × v, तो c² v², एक c से एक c भी कैंसिल हो गया। u का मान हमारे पास में आ गया है 1/2c v², ये आ चुका है दोस्तों, u बराबर आ चुका है 1/2c v²। तो ये हमारे पास में 3 फॉर्म आ चुकी है।
और ये जो ऊर्जा संचित होती है दोस्तों, वो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो आयतन मौजूद होता है उस पर निर्भर करती है। तो मैं उस तरीके से कि आयतन की फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को प्राप्त कर देते हैं कि आयतन के फॉर्म में इस फॉर्मूले को किस तरीके से लिखा जा सकता है। दोस्तों हमारे पास में संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आ चुका है, U = 1/2 CV²। ये जो फॉर्मूला है वो हमें ये बताता है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा संधारित्र की धारिता और उनके मध्य विभवांतर पर निर्भर करती है। बट एक्चुअल में ये है कि ये जो एनर्जी है वो संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य के आयतन पर डिपेंड करती है। इसे हम आयतन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C = जानते हैं A∈0/d, और संधारित्र की प्लेटों के मध्य का यदि विभवांतर है V, तो उसे हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दोनों प्लेटों के मध्य की डिस्टेंस D की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसे आप समझ लीजिए, ये हमारे पास में संधारित्र है और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है A। ये जो A है वो है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से इस C और V की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो U = हमारे पास में आ गया 1/2 A∈0/d। इस V की वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो E² × d², एक D से एक D कैंसिल हो गया, 1/2 A∈0E²d। ये आ गया हमारे पास में संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का सूत्र फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो संधारित्र की प्लेट है इनके बीच की डिस्टेंस d, क्षेत्रफल है a, तो प्लेटों के मध्य का आयतन, प्लेटों के मध्य का आयतन, तो जो आयतन है वो हमारे पास में हो जाएगा a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस इन दोनों का गुणा, तो a × d हो गया। तो इसे हम 1/2 E² A × d को मैं लिख देता हूँ आयतन। तो यहाँ से देखिए स्पष्ट हो गया है कि ये जो ऊर्जा है वो आयतन पर डिपेंड करती है, दोनों प्लेटों के मध्य के आयतन पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी टर्म अंत में और परिभाषित कर देते हैं, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को u से लिखेंगे। ऊर्जा घनत्व u होता है कुल ऊर्जा बट्टे में आयतन के। तो यहाँ से आप देख लीजिए इस फॉर्मूले से इस u के अंदर आयतन का भाग लगा देते हैं तो 1/2 E² रह जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ गया है 1/2 E²। इसका मतलब है कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है 1/2 E² के तुल्य। तो दोस्तों ये था आज का